कॉमेडी की परफॉर्मेंस होने वाली। अब एक जो परफॉर्मेंस होने वाली बहुत स्पेशल है, मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ बहुत कम है, जो परफॉर्म करने वाले। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा वो हमारे बीच आए हैं आज, यहीं पे प्रेजेंट है। आप सब बहुत लकी है, वो गुलबर्गा में है और आपको उनका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम। माइक अरे सॉरी यहाँ पे ये फिर से स्टार्ट कर देंगे? नहीं, अब पता है आप लोगों को कौन है। तो मेरा नाम जुनैद है और मैं गुलबर्गा से हूँ। इसका मतलब मैंने इंजीनियरिंग की है। क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स ऑप्शन ही क्या देते हैं, एक ही ऑप्शन देते हैं, इंजीनियरिंग। अब बड़े शहरों में क्या होता है, लोग करियर काउंसलिंग करने के लिए एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एक मेंटर देखते हैं और अपना करियर डिसाइड करते हैं किस फील्ड में जाना है। लेकिन गुलबर्गा में ये सब नहीं होता। आप लोगों को पता है मेरे माँ बाप मेरे को किधर लेके गए थे? मेरे फूफा के पास। आगरगा पे पान की दुकान है फूफा की। अब फूफा के पास गए, फूफा फुल एक्साइटेड, मेरे पूरे खानदान की काउंसलिंग वही करते हैं। फूफा एक्साइटमेंट में पूछने लगे तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? मैं बोला मुझे CS, IT, कंप्यूटर ये सब फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो बोलते ये सब लड़कियों का काम है बेटे, ये मत करो, मत बनो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लो। बहुत स्कोप है, एकदम एवरग्रीन ब्रांच है। 5 साल हो गया मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करे हुए, 7 साल हो गया। ये हरियाली मुझे क्यों नहीं दिख रही? मुझे एक हरी पत्ती भी नहीं दिखी। लेकिन ठीक है, जब मेरा करियर डिसाइड हो गया था फूफा के पास, अब मुझे कॉलेज डिसाइड करना था। तो बड़े शहरों में क्या होता है, लोग फैसिलिटी देखते हैं, रैंक देखते हैं, कौन सी कॉलेज सही है वो देखते हैं। लेकिन मेरे घर वाले क्या देख रहे थे कि नजदीक कौन सा है सबसे। मिला मुझे एक कॉलेज, क्या कॉलेज था मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने एग्जाम फीस अच्छी खासी भरी, अब लीगल फीस नहीं भरना है मेरे को। नहीं समझ गए, जो समझ गए वही है। ठीक है क्या, और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से, सबको मालूम है। तो मेरे लड़कियों से दूर दूर तक नाता नहीं था। मेरे पूरे 100, मेरे बैच में 100 लोग थे, उसमें से सिर्फ 99 लड़के थे और एक ही लड़की थी। सेकेंड ईयर तक वो भी लड़का दिखने लगी थी। फर्स्ट ईयर में स्कूटी में आती थी, सेकेंड ईयर में बुलेट पे आने लगी। सेकेंड ईयर में गुटखा भी खाती थी वो। आगे का भूल गया। अब गुलबर्गा के कॉलेज से इतना तो चलता है, कौन पढ़ के पास हुआ बताओ? लेकिन यहाँ गलत चिट्ठी निकली, यहाँ नहीं भूलना था मुझे।
ठीक है, जैसे तैसे इंजीनियरिंग हो गया फिर। कुछ टाइम के बाद मालूम पड़ा मेरे को कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उतना स्कोप नहीं है, क्योंकि एआई वगैरह आने की वजह से इंजीनियरिंग की स्कोप कम होते जा रही पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी खासकर कहीं भी, लेकिन इंजीनियरिंग की स्कोप कम हो जाए। लेकिन गुलबर्गा में आज भी इसकी डिमांड है, बहुत डिमांड है। जॉब की मार्केट में नहीं, एक मार्केट में डिमांड है। कौन सी गेस करो? शादी की मार्केट में डिमांड है। लेकिन अगर आपका डिप्लोमा हुआ है तो आपको आपका सीवी भी पास नहीं होगा। शादी की मार्केट में बोले तो बायोडेटा भी आपका पास नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप बीई किए हो तो आपका सीवी डायरेक्टली पास हो जाएगा। आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू राउंड शादी के लिए मतलब बातचीत के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप गुलबर्गा से और आपने एमटेक कर रखी तो ना आपको सीवी देने की जरूरत, ना आपको बातचीत, सीधा सैलरी की तिल होगी। शादी की लैंग्वेज में अब मुझे पता चला फूफा किस हरियाली की बात कर रहे थे। अब मुझे पूरा जंगल दिखने लगा था। बहुत स्कोप है, सही कहते थे फूफा। बोलते ना बड़े लोग की बात बाद में समझ में आती, अब समझ आए थे। लॉन्ग विजन है बोल रहे। एक्सपीरियंस होता है। सही है। अब हम अनएम्प्लॉयड इंजीनियर अब क्या करेंगे? तो हम अनएम्प्लॉयड इंजीनियर की फेवरेट हॉबी आप लोगों को पता है क्या होते हैं? जहाँ जाते हैं दूसरों के बिजनेस के पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना शुरू हो जाते हैं। चाय की दुकान पे जाओ, एक चाय का 7 रुपया, दिन के 1000 कप, दिन का 7000, एक महीने का 2 लाख। इससे अच्छा तो चाय बेच देता। कैफे गए शुरू, एक बिल का 500, दिन के 100 बिल, एक दिन का कितना? 50,000। यही लोग हैं देखो जो दूसरे के बिजनेस करते रहते हैं। भाई यहाँ मत शुरू हो जाओ। ठीक। अब अनएम्प्लॉयड थे क्या करेंगे हम? तो स्टार्टअप का बहुत ट्रेंड चल रहा था, हर कोई बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योर बन रहा है। तो मैं और मेरा एक अनएम्प्लॉयड दोस्त था बिलाल, हम दोनों मिलके सोचे कि कुछ नहीं करे तो चलो एक स्टार्टअप कर लेते। तो हम लोगों ने एक कंपनी खोली पिछले साल। उसके हम 2 पार्टनर थे। शुरू में 2 थे, फिर लास्ट में एक लड़की थी, बहुत जिद कर रही थी कि मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ। हम नहीं चाह रहे थे उसको लेना, हम 2 ही करना चाह रहे थे। लेकिन जबरदस्ती बीच में घुस गई, बोलती मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी, मेरा भी प्रॉफिट में शेयर होना चाहिए। उसका नाम निर्मल है। जबरदस्ती घुस गए, हम लोग नहीं चाह रहे थे उसको घुसाना। क्लास में भी थी क्या? अच्छा खासा बिलाल का मेरा 50, बिलाल का 50 था। अब जबरदस्ती 18% मांग रही हूँ। अब बिलाल का 41, मेरा 41, उसका 18%। और उसके नखरे अलग, कहती प्रॉफिट होगी तो 18% मैं लूंगी, लॉस होगी तो तुम देख लो। ठीक है, स्टार्टअप शुरू कर दिया हम लोग। जैसा मूवीज में बताते ना, कंपनी स्टार्ट होते ही 50 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअल में वैसा नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है। 1 साल हो गया हम लोग को स्टार्ट करके, हमारे पास अभी एक ही एम्प्लॉय है। 1 साल से एक ही एम्प्लॉय है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत अच्छा काम करता है। कैसे? क्योंकि हर मंथ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वही आ रहा है। और ऐसा नहीं कि एक बार आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है, बीच में गैप हो रहा है। कंसिस्टेंटली 12 के 12 महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वही आ रहा है। मैं बिलाल बैठते भी थे, ऐसा कैसे इतना अच्छा कैसे कोई परफॉर्म कर सकता है? तो उसके हम पोजीशन बढ़ाते चले गए। जैसे इंटर्न ज्वाइन हुआ था, 3 मंथ्स हुआ था, हम उसको एग्जीक्यूटिव बना दिए। फिर 3 मंथ्स के बाद हम उसे टीम लीड बना दिए, बिना टीम के। वो आया था हमारे पास, बोला, हम लोग बोले कि आपका प्रमोशन हो चुका है, आप टीम लीड बन चुके। कहते टीम का है? हम लोग बोले नहीं, आप टीम लीड बन गए। वो भी खुश था, हो गया, लिंक्डइन पे अपलोड किया, आई एम अ टीम लीड नाउ। फिर 9 मंथ्स हो गया, उसे सीईओ बना दिया हमने, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। क्योंकि ऑफिस के सारे काम वही करता था, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, झाड़ू पोछा छोड़ के सब करता था। झाड़ू पोछा मैं और बिलाल करते थे।
फिलहाल झाड़ू करता था, मैं पोछा करता था, बाकी सारा काम वो एम्प्लॉय करता था। अब सच में चिट की जरूरत है, मैं यहाँ रख देता निर्मला पॉपकॉर्न खाती कैरामल ठीक है। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप किए। किसको किसको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मालूम है? कुछ आइडिया है क्या है? आपको बोल सकते? बिजनेस मैन ऐसा पहले था, अभी इसका मतलब चेंज हो चुका है। अभी इसका मतलब है अनएम्प्लॉयड। क्योंकि देखो, अगर आपके पास जॉब नहीं है और कोई पूछ रहा है तो आप बता नहीं पा रहे, तो आप बोल दो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, समझ जाना। एक दोस्त है मेरा, बहुत टाइम के बाद मिला था, मैं उसको पूछा भाई क्या चल रहा है, कैसा है? तो बोलता मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं समझ गया भाई का बहुत बुरा टाइम चल रहा है। मैं उसको पूछा, मैं बोला एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करता है? तो बोलता फूड ब्लॉगर हूँ। वहां तक बर्दाश्त हुआ था, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मैं थोड़ा और क्यूरियस हो गया, उसको पूछने लगा कि क्या ये फूड ब्लॉगिंग होती क्या है, करते कैसे इसको, कैसे कमा लेते हैं, कैसे पैकेजेस है इसके? तो बोलते उसको मैं समझाने में बहुत टाइम लगेगा। तो बोला टाइम है मेरे पास, तो समझा, आज मेरे को देखना है फूड ब्लॉगर क्या करते हैं। तो बोलता है, मैं उसको पूछा था कि कैसा आप लोग कोड करते हैं, पैकेजेस कैसा रहता है? कहता है 10 फोटोज खींचना होता है, 4 वीडियोस खींचना होता है, फिर एक बर्गर आता है। 2 वीडियोस और खींच दो, प्राइस आती है। सॉस चाहिए, एक फोटो और खींचना पड़ता है। मैं बोला सही है भाई कि आप इमेजेस भी खींचो और टेस्ट भी करो, अपना प्रेज भी ग्रो करो, पब्लिक को भी फायदा, सबको भी फायदा। आप खा लो, उसके बाद फीडबैक दे दो, अच्छा है, सिस्टम अच्छा है। तो बोलते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं होता, पहले फीडबैक देना पड़ता है, फिर खाने मिलता है। स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ता है, पहले पॉजिटिव फीडबैक दो, उसके बाद खाना आएगा। मैं बोला ये क्या कर रहे हो भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। तो बोला इससे कुछ फायदा होता है क्या रेस्टोरेंट का? तो बोलता हाँ बहुत फायदा होता है, मेरे एक रील से 10-10 वॉक-इन्स होते हैं। मैं गया, मेरी क्यूरियोसिटी बहुत हाई लेवल पे, रिसर्च करने के लिए चलेगा। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, उसको तो मैं पूछा कि बंदे ने आपकी वीडियो बनाई, इससे आपको 10 वॉक-इन्स आए क्या? तो कहता भाई 10 वॉक-इन्स तो आए, लेकिन कस्टमर के नहीं, दूसरे फूड ब्लॉगर्स के। इसकी एक वीडियो देख के 10 और फूड ब्लॉगर्स आ गए। अब हम पैसे लेना ही भूल गए, अब हम सिर्फ वीडियोस ले रहे हैं। जब से ये रेस्टोरेंट से शुरू हुआ है, कस्टमर कम, फूड ब्लॉगर ज्यादा है। एक बार रियल कस्टमर आ गया था, बिल पूछ रहा था, हमने बोल दिया 4 वीडियोस। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, थोड़े लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जेन्युइन लिखते हैं। कवर नहीं कर रहा हूँ। थोड़े लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर चेक करना है ना कौन ऐसे सब कर रहा है, उसको ये वीडियो निकालो, अगर वो ऑफेंड हो गया तो समझना वही है। क्योंकि आई रिस्पेक्ट, एक टैलेंट चाहिए होता है, इजी नहीं है जितना लगता है, एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए होता है एक बर्गर में मान जाना। अच्छा, ऐसे कितने हैं जिसके भाई बहन बहुत कम है या एक ही है? एक लौते हैं या भाई बहन कम है? भाई बहन कम है। जिसका ऐसा केस होता है ना, जिस पेरेंट्स के बच्चे बहुत कम, उनके पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं, बार बार कॉल करते हैं। ट्रिप पे तो आप जा ही नहीं सकते, आप पूछेंगे ना मम्मी गोवा जाना है, कहते नहीं वहाँ पे समुद्र है, तू डूब के मर जाएगा। हाँ, एक ही। मनाली जाना है बोले तो नहीं, वहाँ पे पहाड़ है, कोई धक्का मार देगा, गिर के मर जाएगा। हर चीज इनकी ना मरने पे खत्म होती है। लेकिन उसके अपोजिट में एक है
जिसके बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, जो पेरेंट्स के एकदम 12, 14, 15 उनका थोड़ा अलग केस है। उनके पेरेंट्स केयर नहीं करते। एक कश्मीर में, एक तमिलनाडु में, एक दिल्ली में बच्चा, एक हैदराबाद में, सब अलग अलग जगह लोकेट हो गया। तो मेरे क्लासमेट है, अरबाज है उसका नाम, इंजीनियरिंग में था, हॉस्टल में रहता था। तो जब वो अपने घर पे कॉल करता था ना, उसकी कन्वर्सेशन बहुत एपिक होती थी, हम लोग को बहुत मजा आती थी उसकी कन्वर्सेशन। अपने डैड को कॉल करता था तो कन्वर्सेशन ऐसी होती थी, वो फोन करता था, अस्सलाम वालेकुम, उसके डैड, वालेकुम अस्सलाम, कौन? यूपी का था, हम अरबाज बोल रहे हैं। तो कौन अरबाज? तो हम आपके बेटे अरबाज बोल रहे हैं। अच्छा, 5 नंबर बेटे। अब हम 6 नंबर है, 5 नंबर अल्ताफ है। अच्छा छोड़ो, जाने दो। और बताओ बहू बेटी सब कैसे हैं? अब हमारी शादी नहीं हुई है, हम पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा छोड़ो, बताओ क्या चाहिए? तो अब पैसे खत्म हो गए थे, पैसे चाहिए थे। हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो ऐसी होती थी उसकी कन्वर्सेशन, उसके सुनने बहुत मजा आती थी। एक टाइम पे तो लिटरली उसके पास पूरे पैसे खत्म हो गए थे, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास आईफोन था। तो मैंने उसको एक बिजनेस आइडिया दिया, वो फूड ब्लॉगिंग शुरू कर दी। एक्चुअली उसके खाने का तो इंतजाम हो गया। थैंक यू, थैंक यू। फिट ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं भी, कोई तो वीडियो बना लो, बैकग्राउंड में मिमिक्री कर देना। ठीक है, ले लेते हैं एक 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। आप भी कुछ रिफ्रेश हो जाइए, इसके बाद और कुछ सेशन है, जल्दी से रैप अप करते हैं।